साथियों नमस्कार। मैं अभय शर्मा अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी यूट्यूब सेशंस की श्रृंखला में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि उसको एक लेक्चर में पूरा किया जा सके। इसके लिए 3-4 घंटे का एक लंबा सेशन चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को, इस चैप्टर को 3 वीडियोज़ में मैंने डिवाइड किया है। और आज हम इसका पहला लेक्चर लेंगे, फिर इसके बाद लगातार हम 2 लेक्चर और इसके आपको देखेंगे, है ना। हर अगले लेक्चर में प्रीवियस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। और जब भी आप वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से विद एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। और इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको कैलेंडर चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये किसी भी प्रकार के सवाल में आप नहीं फंसेंगे। कैलेंडर चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने अपने हिसाब से 3 अलग अलग टाइप के पार्ट किए हैं और बारी बारी से आज हम उनको देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर। तो आप लोग नोटबुक लेके बैठें, एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। और उन नोट्स को बनाने के बाद उनको आप रिवाइज करेंगे तो बहुत कम समय में पूरा चैप्टर, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जब ये चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाएगा, पूरा पढ़ लेंगे हम, तो फिर हम इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे, जिसके बाद फिर आपको किसी भी बुक को लगाने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, आप जानते ही होंगे कि कैलेंडर चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग सभी एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन हमको मिलने की पूरी संभावना रहती है। एमपीपीएससी सीसेट हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, या सेंट्रल में हम निकल जाएं, है ना, वहाँ भी। रेलवे में तो एक क्वेश्चन इसका 100% आता ही आता है। तो आगामी आने वाले परीक्षाओं को दृष्टि से देखते हुए ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और कहाँ कहाँ आपको कन्फ्यूजन्स रहते हैं, बच्चों को एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद मुझे मालूम है, और वहीं वहीं मैं सारे कन्फ्यूजन्स आपके निकाल दूंगा। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ने वाले हम, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, हम देखते हैं कि ईयर क्या होते हैं, वर्ष कैसे कैसे होते हैं, वो हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले वर्ष यानी कि ईयर को लेते हैं। तो वर्ष कैसे कैसे होते हैं, तो देखो, वर्ष जो होते हैं हमारे, वो होते हैं, एक तो होता है हमारा नॉर्मल ईयर, है ना। नॉर्मल ईयर जिसको हम साधारण वर्ष बोलते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं। एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं, आप जानते ही होंगे, 29 फरवरी जिसमें आती है। एक बेटा एक होता है हमारा सोलर ईयर, सौर वर्ष जिसको हम बोलते हैं, सौर वर्ष। तो सौर वर्ष से सामान्य वर्ष लगभग 6 घंटे कम होता है। तो शुरुआत करते हैं वहीं से कि बेटा एक सौर वर्ष क्या होता है ना। सबसे पहले सोलर ईयर क्या होता है। सोलर ईयर, इसको हम क्या बोलेंगे, सौर वर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सौर वर्ष। तो क्या होता है सौर वर्ष, इसको हम देखें। अच्छा, सौर वर्ष में और सामान्य वर्ष में क्या फर्क होता है, सौर वर्ष, सामान्य वर्ष और लीप ईयर में क्या फर्क होता है, ये सब चीजें हमको समझनी है। तो कैलेंडर के डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे नहीं आते, पहले हम इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे। बेसिक्स हमारा क्लियर होगा तो फिर न्यूमेरिकल में बहुत क्लियरिटी हो जाएगी हमको। तो जो सौर वर्ष होता है, सौर वर्ष का मतलब होता है, सोलर ईयर का मतलब होता है, सोलर ईयर का मतलब होता है कि एक सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जितने समय में लगाएगी उसको हम सोलर वर्ष बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जितने समय में लगा लेती है उसको क्या बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी, हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में लगा लेती है, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन से ज्यादा का समय लेती है। तो 365 दिन, ठीक है, 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट, 6 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड, है ना, 45.5 सेकेंड। तो लगभग ये टाइम होता है, 45.5 सेकेंड होता है ना, ये टाइम होता है। तो आप गूगल करके देख सकते हो कि 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड में जो पृथ्वी है वो सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेती है। थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम हो सकता है, क्योंकि ये जीएस का डेटा है, मेरे दिमाग में अभी जो था वो मैंने लिख दिया ना। तो लगभग 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकेंड में जो पृथ्वी है वो
सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, और इसको हम बोलते हैं सौर वर्ष बोलते हैं अपना। क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। फिर होता है एक सामान्य वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर बोलते हैं इसको, नॉर्मल ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर। तो जो सामान्य वर्ष होता है ना, उसको अप्रोक्स ले लेते हैं हम, ये 6 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकंड को हटा देते हैं। तो सामान्य वर्ष में हम क्या बोलते हैं कि सामान्य वर्ष का मतलब हो गया 365 दिन। सामान्य वर्ष का मतलब क्या हो गया? 365 दिन। अब साथियों होता क्या है कि हमने 365 दिन ले लिए, तो हमने 6 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकंड को छोड़ दिया। अब ये हर साल हमारे इकट्ठे होते जाएंगे, तो ये इकट्ठे होते होते हर 4 साल में एक दिन बना लेते हैं एक्स्ट्रा, और उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम बचा रह जाता है, तो वो बचा हुआ टाइम भी आगे जमा होता जाता है। तो हर 4 साल में क्या होता है कि ये दिन, ये टाइम इकट्ठा होते होते एक दिन बना लेता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता है। तो क्या होता है कि हर 4 साल बाद क्या होता है कि जो 365 दिन है, वो उसमें एक एक दिन बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है 366 दिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप ईयर, या जिसको हम बोलते हैं अधिवर्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। जिसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर या अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष। ठीक है, तो लीप ईयर या अधिवर्ष में क्या होता है, ये दिन इकट्ठे होते होते एक दिन बढ़ जाता है, तो ये हो जाते हैं 366 दिन। इसके बाद भी थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता है, वो इकट्ठा होता होता सेंचुरीज में जब हम जाते हैं, वहां जाके फिर एक दिन एक्स्ट्रा और जनरेट कर देता है। तो वो जो सेंचुरीज में लीप ईयर बनते हैं, वो उसी की वजह से बनते हैं। ठीक है, उसको अभी हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे। तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि सोलर ईयर क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, तो सोलर ईयर में 365 दिन और कुछ घंटे होते हैं। सामान्य वर्ष में हम वो 6 घंटे, लगभग 6 घंटे हम कम कर देते हैं। तो और लीप ईयर में ये दिन एक्स्ट्रा टाइम जो है इकट्ठा होते होते एक दिन और बन जाता है, तो वो हो जाता है 366 दिन। वो कितना हो जाता है? 366 दिन। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ शायद 5 घंटे होता है, 5 घंटे 48 मिनट ऐसा कुछ होता है। तो वो आप देख लेना, एक जीएस वाला मैटर है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैं आपको एक अप्रोक्स आइडिया देके बता रहा हूँ। ठीक है, अब सोलर ईयर हो गया, सामान्य वर्ष हो गया, लीप ईयर हो गया। अब देखो हम समझते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष तो ठीक हो गया। सामान्य वर्ष की एक और पहचान है कि सामान्य वर्ष वो होता है जो 4 से विभाजित ना हो, जो 4 से विभाजित ना हो, जो 4 से विभाजित ना हो, 4 से विभाजित ना हो। ठीक है, जो 4 से विभाजित ना हो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से विभाजित हो, जो 4 से विभाजित है, जो 4 से विभाजित है, जो 4 से विभाजित है, वो लीप ईयर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो सामान्य वर्ष क्या होता है कि जो 4 से डिविजिबल ना हो, वो सामान्य वर्ष होता है ना। लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से विभाजित है, वो लीप ईयर होता है। चलो अब हम इनको थोड़ा आराम से देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले सामान्य वर्ष को ले लें। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर, है ना। सामान्य वर्ष मतलब नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? जो वर्ष 4 से ना कटे, जो वर्ष 4 से ना कटे, 4 से ना कटे, या जिसमें 29 फरवरी ना हो, जिसमें 29 फरवरी ना हो, जिसमें 29 फरवरी ना हो, ना हो, तो वो ईयर हमारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सामान्य वर्ष। जैसे कोई भी ले लो, जैसे 1990, 4 से नहीं कट रहा। 1991, 4 से नहीं कट रहा। 1992 कटेगा तो वो लीप ईयर हो गया। 1993, 1993, या 2001 मान लो, है ना। तो ये जो सामान्य वर्ष है 4 से नहीं कट रहे। ठीक है, इनमें 29 फरवरी भी नहीं होती, और ये 4 से नहीं कट रहे, तो ये सामान्य वर्ष हो गए। ठीक है, अब हम लेते हैं लीप ईयर को, यानी अधिवर्ष जिसको हम बोलते हैं। इसको आप समझो, अधिवर्ष, लीप ईयर। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में क्या बताया कि भाई जो एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, सौर
सौर वर्ष में से कुछ टाइम छोड़ के सामान्य वर्ष बना लेते हैं, तो जो बच जाता है वो इकट्ठा होते होते 4 साल बाद एक दिन बनता है, और कुछ थोड़ा सा और बचा रह जाता है। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा बन गया उसकी वजह से अब इसमें कितने दिन होते थे? 365 दिन। 365 दिन होते थे। इसमें क्या होता था? 365 दिन। 365 दिन होते थे। और अगर हम लीप ईयर में आएंगे तो लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? एक दिन बढ़ के 366 दिन हो जाएंगे। ये एक दिन कहाँ एडजस्ट होता है? ये होता है फरवरी में 29वीं जो तारीख है वो लीप ईयर में एक दिन एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ में फरवरी 29 फरवरी पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है? 29 फरवरी होती है एक बात। और ये वर्ष 4 से विभाजित होते हैं, 4 से विभाजित भी होते हैं। ठीक है, तो जो लीप ईयर होते हैं वो 4 से डिविजिबल होते हैं। इसमें 29 फरवरी भी होती है। ठीक है, तो आपके कौन कौन से लीप ईयर हो सकते हैं? जैसे 1996 4 से कट रहा है। 2000, अब देखो 2000 सेंचुरी आ गया, अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2004, 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2016, ऐसे जो ईयर हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? लीप ईयर कहलाते हैं। अच्छा, अगर मैं इनको 365 डेज को चेंज करूं वीक में, तो ये क्या बनते हैं? 52 वीक एंड 1 डे, और ये बन जाते हैं 52 वीक, 52 वीक्स और 2 डेज। अगर हम यहाँ इसको वीक में बना लें तो ये हो जाएगा 52 वीक और 1 डे। ये कितना होगा? 52 वीक और 1 डे। ठीक है, ये इतनी छोटी छोटी जानकारियां, ये आपको, मेरे उम्मीद है मुझे पता ही होंगी आपको। तो क्या होता है सामान्य वर्ष? सामान्य वर्ष वो होता है जो 4 से नहीं कटे या जिसमें 29 फरवरी नहीं हो। इसमें आपके 365 दिन होते हैं, और 365 दिन को आप सप्ताह और दिन में बदलोगे तो 52 सप्ताह और एक दिन विश होगा। और अधिवर्ष की बात करें, लीप ईयर की बात करें, तो लीप ईयर वो होता है जहां टाइम इकट्ठा होते होते एक दिन हमारा एक्स्ट्रा बन जाए। और वो एक्स्ट्रा एक दिन हम कहाँ फिट करते हैं? फरवरी में 29 तारीख को। ठीक है, तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी में 29 तारीख पाई जाती है, और लीप ईयर जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। तो आप देख लो सारी की सारी संख्याएं 4 से। सेंचुरी का केस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेंचुरी ईयर की बात करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारा नॉर्मल ईयर, एक हो गया हमारा लीप ईयर, इसके पहले हमने पढ़ा था सोलर ईयर। ठीक है, अब आप देखो इसमें हम तीसरा ले लेते हैं, इसमें हम तीसरा ले लेते हैं सेंचुरी ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। इसको हम क्या बोलते हैं? शताब्दी, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। तो क्या होता है भाई? शताब्दी वर्ष क्या होता है? जो वर्ष 100 से कटे वो शताब्दी वर्ष है ना। जो वर्ष 100 से विभाजित हो, जो वर्ष 100 से विभाजित हो, जो वर्ष 100 से विभाजित हो, है ना। एक बात तो वो हमारा क्या होता है? जो वर्ष 100 से विभाजित हो वो लीप ईयर कहलाता है ना। वो लीप ईयर, वो सॉरी, वो क्या कहलाता है? सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक है, अब एक शताब्दी वर्ष जब 400 से पूरी तरह विभाजित होगा तभी वो लीप वर्ष कहलाएगी, है ना। तो एक शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। सेंचुरी में क्या होता है? अगर सेंचुरी हमारी 400 से डिविजिबल है तो वो सेंचुरी क्या कहलाएगी? वो लीप ईयर कहलाएगी, है ना। तो शताब्दी वर्ष यदि 400 से विभाजित है, 400 से डिविजिबल है, विभाजित है, विभाजित है, तो वह लीप वर्ष कहलाएगी। तो वह लीप वर्ष यानी कि, लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष जिसको हिंदी में कहते हैं, तो लीप वर्ष हो गया, लीप वर्ष कहलाएगी या होगी, लीप वर्ष होगी। तो सेंचुरी के केस में अगर केवल 100 का भाग जा रहा है तो वो फिर हमारा सेंचुरी कैसी है? नॉर्मल ईयर है। लेकिन सेंचुरी के केस में अगर सेंचुरी 400 से कट रही है तो वो कैसी होगी? लीप ईयर होगी। ठीक है, जैसे मैं 1600 को ले लूं, 1700 को ले लूं, 1800 को ले लूं,
1900 को ले लूँ और 2000 को ले लूँ, अगला 2400 को ले लूँ, है ना, या 2400 को छोड़ दो, है ना, तो ये 2000 को ले लूँ, तो इनमें से ये सेंचुरी हमारी क्या कहलाएगी, ये लीप ईयर होगी, ये लीप ईयर होगी भैया। और ये हमारी क्या होगी, 400 का भाग जा नहीं रहा, तो ये नॉर्मल ईयर होगी, नॉर्मल ईयर कहलाएगी। अच्छा, ये 800 भी हमारा क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा, क्योंकि इसमें हमारा 400 का भाग नहीं जा रहा। 1900 भी हमारा नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल सेंचुरी होगी ये। लेकिन 2000 जो है वो हमारी कैसी होगी, लीप ईयर होगी, क्योंकि इसमें 400 का भाग जा रहा है। तो जो सेंचुरी 400 से कटती है वो सेंचुरी लीप ईयर होती है, लेकिन जो सेंचुरी 400 से नहीं कटती वो लीप ईयर नहीं होती। ठीक है, तो आप देखो कि हर चौथी सेंचुरी, जैसे नॉर्मल ईयर में हर चौथा वर्ष होता है, वैसे ही हर सेंचुरी में भी हर चौथी सेंचुरी जो होती है वो लीप ईयर होती है। अब ये क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि दो सेंचुरी के बीच में आपका गैप आ रहा है, बेटा इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने सौर वर्ष का जो दिन टाइम एक्स्ट्रा टाइम था उसको इकट्ठा किया, तो एक दिन हर 4 साल बाद बनता है, लेकिन उसके बाद भी जो छोटा छोटा समय बचा रह जाता है वो इकट्ठा होते होते फिर सेंचुरी में ये सीन क्रिएट करता है ना। तो ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको दिमाग में सेट कर दीजिए, है ना। तो हमने देखा कि वो सेंचुरी हमारी लीप ईयर होती है जो 400 से कटे, लेकिन जो सेंचुरी 400 से नहीं कट रही वो सामान्य वर्ष है। तो जैसा सामान्य वर्षों में होता है कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, वैसे ही हर चौथी शताब्दी भी सेंचुरी होती है। ठीक, चलिए, तो अभी हमने पढ़ा ईयर को कि भाई सोलर ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, और हमारा सेंचुरीज क्या होती हैं, और कौन सी सेंचुरी हमारी नॉर्मल सेंचुरी होती है और कौन सी सेंचुरी हमारी लीप ईयर होती है। ठीक है, तो एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो लीप ईयर हमारा एक शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा डिटेल पढ़ने वाले हैं हम अब आप। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल देंगे अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, अब इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, समझ गए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे के लिए। तो देखो, अभी मैंने बताया कि सामान्यतः जो नॉर्मल ईयर होते हैं वहाँ 4 का गैप होता है, वहाँ 4 का गैप होता है, और हर 4 साल के बाद में लीप ईयर होता है। और मैंने आपको बताया सेंचुरी में 400 का गैप हो जाता है। हर चौथी सेंचुरी जो होती है हमारी, सॉरी, हर चौथी जो सेंचुरी होती है वो हमारी क्या होती है, वो लीप ईयर सेंचुरी होती है। ठीक है, तो हर शताब्दी हमारी लीप वर्ष नहीं होती, ऐसी शताब्दी जो 400 से कटे वही हमारी लीप वर्ष हो जाती है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। ये क्यों गलत हो जाएगा, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे 1896 हमारा लीप ईयर है, भैया ये लीप ईयर है या नहीं है, लीप ईयर को मैं LY लिख देता हूँ। 1900 हमारा क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर को मैं NY लिख देता हूँ। अच्छा, 1904 हमारा क्या है, ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे तो लीप ईयर से लीप ईयर में 8 साल का गैप हो गया, है ना। यहाँ से तो लीप ईयर में 8 साल गैप हो गया। तो ऐसा कई लोग कहते हैं कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, कभी कभी ये बात असत्य साबित हो जाती है। इस एग्जाम्पल के जरिए हमने देखा, तो बीच में अगर सेंचुरी कोई फंस रही है, ऐसी सेंचुरी जो 400 से नहीं कटती, वो इस बात को गलत साबित कर देती है ना। नॉर्मली, इसीलिए मैं पहले ही बोला था कि सामान्यता हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, लेकिन बीच में कोई ऐसी शताब्दी फंस जाए तो गड़बड़ हो जाती है ना। हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि 1996 हमारा लीप ईयर है, 2000 भी हमारा लीप ईयर होगा, और 2004 भी हमारा लीप ईयर होगा, ये तीनों हमारे लीप ईयर ही हैं। ठीक है, तो कभी कभी बीच में कोई ऐसी सेंचुरी आ जाए जो 400 से डिविजिबल ना हो, तो वहां पे गैप लीप ईयर का लीप ईयर से कितना हो जाता है, 8 साल का हो जाता है। और अगर ऐसी सेंचुरी है जो 400 से कट रही है, तो फिर हर 4 साल बाद लीप ईयर की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी हम डिटेल पढ़ रहे हैं लीप ईयर को। तो अभी हमने समझा लीप ईयर क्या होता है। तो लीप वर्ष वो होता है जहाँ 366 दिन होते हैं,
लीप वर्ष वो होता है जहां 29 फरवरी के महीने में 29 तारीख हमको मिल जाती है। तो लीप ईयर हर चौथा साल लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में अगर 4 का पूरी तरह भाग जा रहा है तो लीप ईयर है, और सेंचुरी में अगर 400 का भाग पूरी तरह जा रहा है तो वो क्या है, वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर बेटा नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर है तो भाग किसका जाना चाहिए, 4 का। और अगर सेंचुरी है तो लीप ईयर कौन सी सेंचुरी होगी, सेंचुरी कौन सी होगी, जो 4 नहीं बल्कि 400 से कटे। तो कौन सी सेंचुरी लीप ईयर होगी, कौन सी सेंचुरी लीप ईयर होगी, जो 400 से कटे। ठीक है, तो अब ये तो हमने लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। हम कैसे पहचाने कि दिया गया वर्ष लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो सामान्य वर्ष है तो 4 का भाग देंगे, और शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग देंगे। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिया गया वर्ष हमारा लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, इसके बाद जो आता है कि हम एक ड्यूरेशन में लीप ईयर की गणना कैसे करें, काउंटिंग कैसे करें कि एक इतने भाई यहां से यहां तक हमारे पास कितने लीप ईयर है ना। तो अब हम सीखने जा रहे हैं अधिवर्ष में लीप वर्ष की गणना, है ना। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप भी नोट बना लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, लीप वर्ष की गणना, काउंटिंग ऑफ लीप ईयर, लीप वर्ष की गणना। हम गिनती कर रहे हैं कि भैया कितने लीप वर्ष हुए। तो यहाँ दो तरह की लैंग्वेज मिलेगी आपको जहां लीप ईयर की काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैं कहूं कि प्रथम 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितने लीप ईयर में लीप हुआ। ठीक है, हमको निकालना है प्रथम 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, प्रथम शब्द पे ध्यान देना, मतलब शुरुआत से लेके किसी भी सेंचुरी को उठा लो, उस सेंचुरी की शुरुआत से लेके हम बात करें। तो प्रथम पहले 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो देखो पहले 5 साल में चौथा वर्ष जो होगा वो 4 से कटने वाला होगा। जैसे हम 2000 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 2004 2005 तक की बात करें तो 2001 2002 2003 2004 2005, इन 5 वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा, 2004, क्योंकि 4 से कट रहा है ना। तो जो चौथा वर्ष है वो हमारा लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पे लीप वर्ष कितना होगा, 1, और इसमें कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, 4। तो इसको निकालने का एक तरीका ये भी है कि जो ईयर है उसमें 4 का भाग दो, और जो रिमाइंडर आ रहा है, जो शेष आ रहा है, वो हमारा, है ना, जितनी बार भाग जा रहा है, रिमाइंडर को छोड़ देते हैं, जितनी बार भाग जा रहा है तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा इसमें आपका 1 बार। तो बेटा 1 बार भाग जा रहा है और 1 शेष बच रहा है ना। तो इसको तो छोड़ दो, जितनी बार भाग जा रहा है वो हमारी लीप ईयर होता है। तो गिवन ईयर में जितना भी हमको वर्ष दिया गया उसमें 4 का भाग दो, जितनी बार भाग चला जाए वो हमारा लीप वर्ष होगा। अब जैसे मैं बोलूं कि फर्स्ट 10 ईयर में लीप ईयर निकालना, नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे फर्स्ट 10 ईयर में। तो फर्स्ट 10 ईयर में हम निकालें तो भैया 10 में 4 का कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा। 10 में 4 का, तो यहाँ पर कितने होंगे, 2। अब कौन कौन से होंगे, तो एक तो 4th होगा और एक 8th होगा, 4th और 8th। 2004, जैसे हम 2000 सेंचुरी की बात करें तो 2004 भी हमारा लीप वर्ष होगा और 2008 भी हमारा लीप वर्ष होगा। बात समझे आप? ऐसे ही हम धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाते जाते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि प्रथम 25 साल में कितने होंगे, प्रथम 25 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। तो भैया प्रथम 25 साल में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 25 में 4 का भाग दोगे, 4 6 24, 6 बार भाग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 लीप ईयर होंगे। जरा आप गणना करें तो कौन कौन से होंगे भाई, चौथा होगा, 4th होगा, 8th होगा, 12th होगा, 16, 20 एंड 24। तो भैया कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया मैंने। तो बहुत आसान निकालना होता है कि शुरुआत से लेके जो ईयर है ना, जिसको मैंने प्रथम 25 लिख दिया, प्रथम 25, प्रथम 10, प्रथम 15, प्रथम 40, प्रथम 50। तो आपको क्या करना है, संख्या में 4 का भाग देना है और जितनी बार भाग चला जाता है उतना ही लीजिए। ठीक है,
अगर इन संख्याओं को थोड़ा बड़ा करें, जैसे मैं लिख लूं कि प्रथम 40 साल में, या प्रथम 100 वर्ष में लिख लेता हूं। प्रथम 100 वर्ष में, प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? अब देखो यहां तक तो छोटी संख्याएं थी, अब ये प्रथम 100 वर्ष में आ गई। तो प्रथम 100 वर्ष में जो 100वां वर्ष है वो हमारा सेंचुरी है। प्रथम 100 वर्ष में हमारा 100वां वर्ष क्या है? सेंचुरी है। और सेंचुरी के केस में अगर लीप ईयर आपको पता लगाना है तो आपको भाग किसका देना पड़ेगा? 400 का, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ 100 में 4 का भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। लेकिन 100वां वर्ष सेंचुरी है और 100वें वर्ष में मतलब 100 में 400 का भाग जाएगा नहीं, तो वो एक कम कर दो, क्योंकि 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है तो ये एक कम कर दो। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24। इसका मतलब फर्स्ट 100 ईयर में अगर आप लीप ईयर निकालोगे तो वो कितने होंगे? 24। मेरी बात समझ में आई? मैंने एक क्यों माइनस किया? क्योंकि हमारा 96 ईयर लीप ईयर होगा, हमारा 92 ईयर लीप ईयर होगा, 88 लीप ईयर होगा, लेकिन 100 ईयर लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100 ईयर हमारा सेंचुरी है और सेंचुरी में 4 का नहीं 400 का भाग जाना चाहिए, तब जाके वो सेंचुरी लीप वर्ष होती है। तो 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है। अगर हम 25 लीप ईयर मान लेते हैं, 4 का भाग 25 बार जा रहा है, तो हम गलती कर गए, क्योंकि आखिरी वह वर्ष जो था वो हमने लीप वर्ष मान के इसको संख्या को 25 लिखा है, तो वो लीप ईयर नहीं है, तो उसको माइनस कर दो, तो फिर हमारे लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है। अब प्रथम 100 साल की हमने कहानी निकाल ली, तो प्रथम 200 साल की कहानी निकाल लेते हैं कि पहले 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो देखो 200 में आप 4 का भाग दोगे, तो 200 में आप 4 का भाग दोगे तो 50 बार भाग चला जाएगा। तो आप कहोगे कि सर 50 बार भाग चला रहा है जा रहा है, तो 50 लीप ईयर हो गया। अब गलती क्या कर दी? एक तो 100वां वर्ष, एक 200वां वर्ष, ये दोनों सेंचुरी थे, इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन आपने यहाँ इसमें शामिल कर लिया, तो इन दोनों वर्ष को माइनस कर दो। इसका मतलब कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 50 माइनस 2 कर दो, तो बेटा ये कितने हो जाएंगे? 48। दूसरा इसी बात को आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे हमारे पहले 100 साल हैं, ठीक वैसे ही हमारे दूसरे 100 साल भी हैं, क्योंकि 200वां वर्ष हमारा लीप ईयर नहीं है। तो पहले 100 साल में जब हमारे 24 लीप ईयर बन रहे हैं, तो फिर दूसरे 100 साल में भी 24 बनेंगे। तो पहले 100 साल में भी 24, दूसरे 100 साल में भी 24, तो इसका मतलब जोड़ दें तो 200 साल में कितने हो जाएंगे? 48 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है। चलो इसी क्रम में बेटा अगर हम ले लें कि पहले 300 साल ले लें, प्रथम 300 वर्ष, प्रथम 300 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? ठीक है। तो दो सोचने के दृष्टिकोण बता दिए मैंने आपको, जैसे पहले 100 साल वैसे ही दूसरे 100 साल वैसे ही तीसरे 100 साल, क्योंकि 300वां वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है। तो पहले 100 साल में भी 24 लीप ईयर, दूसरे में भी 24, तीसरे में भी 24, तो 24 3 कितना हो जाएगा? 72। इसका मतलब फर्स्ट 300 ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे? 72। या आप ऐसे कैलकुलेट कर लो कि भैया 300 में हमने 4 का भाग दिया, 75 बार भाग चला गया, लेकिन हमने इस 75 में क्या किया? 100वां वर्ष भी शामिल कर लिया, 200वां भी और 300वां भी। और हम टेक्निकली जानते हैं कि ना तो 100वां वर्ष हमारा लीप ईयर है, ना 200वां, ना 300वां, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा। तो 3 साल हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिए, तो इसमें से 3 को माइनस कर दो। तो 75 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो ये लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे। ठीक है। अब अंतिम इसमें ले लेते हैं प्रथम 400 साल, प्रथम 400 वर्ष। तो प्रथम 400 वर्ष में, प्रथम 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? तो हमारे पास सोचने के दो दृष्टिकोण हो गए, पहले 100 साल में 24, दूसरे 100 साल में 24, तीसरे 100 साल में 24, लेकिन चौथे 100 साल में 400वां वर्ष हमारा लीप वर्ष है, क्योंकि 400 में 400 का भाग जाता है। तो इसलिए पहले 100 साल में 24, दूसरे में भी 24, तीसरे में भी 24, लेकिन हमारे चौथे 100 साल में कितने होंगे? 25 होंगे। तो 24 24 24 और 25, तो बेटा ये कितने हो जाएंगे? 97 हो जाएंगे।
यहाँ पर लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 97। नहीं तो आप ऐसे सोच लो कि 400 में आपने 4 का भाग दिया तो 100 बार भाग चला गया। अब इसमें आप इसको देख के लगता है कि आपके पास 100 लीप ईयर है, लेकिन इसमें 100वां वर्ष भी शामिल कर लिया, 200वां भी और 300वां भी। अब 400 तो लीप ईयर है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 100 साल में 3 हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, तो 100 में से 3 घटाओगे तो ये कितने हो जाएंगे, 90। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझते जाना है। चैप्टर हमारा एक्चुअली ये रीजनिंग का नहीं है ना, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है ना। बाकी नॉर्मल रीजनिंग में तो हम आईक्यू लगा के अपना चालाक बुद्धि का प्रयोग करके आंसर ले आते हैं, लेकिन यहाँ चालाक बुद्धि नहीं लगेगी, ये पूरा कैलकुलेशन है। जो कैलेंडर होता है हमारा पूरा मैथमेटिकल होता है ना। तो रीजनिंग में हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये टॉपिक हमारा मैथमेटिकल होता है। तो देखो पूरा मैथ्स ही अप्लाई हम कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिए हमने अभी निकालना सीखा, हम सीख रहे हैं लीप वर्ष की गणना करना कि भाई एक ड्यूरेशन में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं। तो शुरुआत हमने बहुत छोटे से टाइम से की थी, 5 साल में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, तो 5 में 4 का भाग दोगे तो 1 लीप वर्ष हो सकता है। 10 साल में कितने हो सकते हैं, 10 में 4 का भाग दोगे 2 बार जा रहा है। 25 में 4 का भाग 6 बार जा रहा है। अब 100 पहले 100 साल, दूसरे 100 साल, तीसरे 100 साल और चौथे 100 साल में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और क्यों देना है, क्योंकि 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता, सेंचुरी है। 200वां वर्ष भी लीप ईयर नहीं होता, सेंचुरी है। 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता, सेंचुरी है। लेकिन 400वां वर्ष हमारा लीप ईयर होता है, सेंचुरी है, और सेंचुरी में 400 का भाग जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो आपको बोल रहा था अभी उसको भी मैं अलग से अगर लिख दूं तो मैं लिख देता हूं कि प्रथम 100 वर्ष, इसको भी आप नोट कर लेना, प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। फिर द्वितीय यानी सेकंड, द्वितीय 100 वर्ष में, द्वितीय 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। फिर तीसरे 100 साल में कितने, तीसरे यानी तृतीय 100 वर्ष में, 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। और चौथे 100 साल में, चौथे 100 वर्ष में, चौथे 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, ये हमको निकालना है। तो पहले 100 साल में बेटा कितने आ रहे थे, 24, 25 बार भाग जाएगा, लेकिन 100वां वर्ष हमारा लीप ईयर नहीं है तो एक कम कर देंगे। जैसे पहले 100 साल वैसे ही दूसरे 100 साल, वैसे ही तीसरे 100 साल। लेकिन चौथे 100 साल में क्या होगा कि 400 वर्ष हमारा लीप ईयर हो गया, तो 24 की जगह यहाँ पर लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग जानकारी लिख ली और यहाँ पे हमने इनको मिक्स करके लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कैलेंडर में तो जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, जितना बेसिक आपका क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा आप आगे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उतना ही एक्यूरेसी रहेगी आपके सवालों में। अच्छा, इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो आपको मैं जो एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक चीज से एक एक क्वेश्चन बनेगा आपका। आप देखना, उसको रियलाइज करोगे आप कि एक एक चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, हर जगह से आपको एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लीप वर्ष की गणना करना। चलिए, तो अभी लीप वर्ष की गणना हमने की एक ड्यूरेशन में, है ना। इकट्ठे हमको वर्ष दे रखे थे, प्रारंभ से हमको वर्ष दे रखे थे। ठीक है, तो वहां हमने गणना करना सीखा। ठीक है, अच्छा, ये जो गणना हम करते हैं एक सेंचुरीज के अंदर ही करते हैं, है ना। ये जो गणना हो रही है ये सेंचुरीज के अंदर ही हो रही है, सेंचुरी से सेंचुरी में ही हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और समझते हैं कि अगर हमें दो डेट्स के बीच में लीप ईयर निकालना, तब हम कैसे निकालते। तो ये हमारा हो गया इकट्ठे वर्ष में लीप ईयर निकालना। अब दो डेट्स के बीच में अगर हम लीप ईयर निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं वो देखो। तो हम लीप ईयर की गणना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब लीप ईयर की गणना करेंगे 2 वर्षों के बीच में, 2 वर्षों के बीच में, 2 वर्षों के बीच में लीप वर्ष की गणना, लीप वर्ष की गणना। और ये जो छोटी छोटी चीजें आप अभी सीख रहे हो, ये आगे जाके आप देखिए कितना कमाल की स्पीड आपकी बनाएंगी
बहुत तेजी से आपको आंसर निकालना सीखेंगे। तो 2 वर्षों के बीच में लीप वर्ष की गणना अगर हम करें तो क्या होता है, देखो जैसे मैं लिख दूं कि 2007, 2007 और 2007 और एक कोई भी ले लें, 2025 ले लेते हैं, तो 2025 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे, कितने के बीच लीप वर्ष, हम ये लिख दें के बीच लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष होंगे, है ना। तो 2007 और 2025 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे। हो सकता है 2007 हो, 2025 की जगह 2075 लिखा हो, 2080 लिखा हो, कितना भी बड़ा गैप हो सकता है, लेकिन एक सेंचुरी के दायरे में हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक सेंचुरी के अंदर। तो बेटा क्या करते हैं कि यहाँ 7 है और यहाँ 25 है, प्रारंभ से 7 साल और प्रारंभ से 25 साल। तो प्रारंभ से 7 साल में 4 का भाग दोगे, एक बार भाग जा रहा है, मतलब 2007 तक एक लीप वर्ष था, लेकिन 25 में जब 4 का भाग दोगे तो 6 बार भाग जा रहा है, मतलब प्रारंभ से, है ना, स्टार्टिंग से, प्रारंभ से आपके, देखो यहाँ 2007 तक एक लीप वर्ष है और 2025 तक 4 है। तो हमें तो निकालना है 2007 से 2025 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, प्रारंभ से 25 तक 6 लीप वर्ष में से प्रारंभ से 7 तक जो एक लीप वर्ष है उसको घटा देंगे, तो लीप वर्ष कितने आ जाएंगे, 5। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 2007 और 2025 के बीच में लीप वर्ष अगर आप निकालोगे तो लीप वर्ष कौन से आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो, एक तो 8 आएगा, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 और 20 के बाद 24, यही लीप ईयर आएंगे 25 तक। और मैं भी 5 बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5, बात समझे आप। तो कैसे निकालना है कि भाई प्रारंभ से 2007 तक 1 और प्रारंभ से 2025 तक 6, लेकिन हमको 2007 से 2025 के निकालने हैं, तो भैया जो 6 में से 1 घटा दो तो हमको कितना मिल जाएगा, 5 मिल। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। और इसी क्रम में अगर हम दूसरा कोई ईयर ले लें, यहीं पर लिख लेता हूं मैं कि 2015, 2015 और 2015 और 2050 ले लें, 2050 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे, वो हमको निकालना है, लीप वर्ष। ठीक है, तो 2015 और 2050 के बीच अगर हमें लीप वर्ष निकालना है तो आप देखो 15 में जब आप 4 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार, मतलब स्टार्टिंग से 15 तक 3 है, जिसको हमको काउंट नहीं करना, हमको तो 15 से 50 तक काउंट करना है। अच्छा, 50 में जब 4 का भाग दोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार, मतलब स्टार्टिंग से, प्रारंभ से 15 तक कितने हैं आपके, प्रारंभ से 15 तक और 50 तक, तो प्रारंभ से 15 तक है हमारे पास 3 और प्रारंभ से 50 तक हमारे पास कितने हैं, 12। तो फिर 15 से 50 के बीच में कितने होंगे, 12 में से 3 गया तो 9। तो बेटा इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ पर कितने हो गए, 9 लीप ईयर होंगे। बात समझे आप। तो करना क्या है, 15 में 4 का भाग दो, 3 बार जा रहा है, 50 में 4 का भाग दो, 12 बार जा रहा है, 12 में से 3 माइनस कर दो तो आपके पास कितने बच रहे हैं, 9। तो अगर 2 वर्ष दिए गए हैं, 2 वर्षों के बीच की अवधि की बात कर रहे हैं, तो उस अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे उसको निकालने का तरीका मैंने बताया। ये जो जानकारी मैं बता रहा हूँ, एक ये जानकारी और एक पिछली जानकारी, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि जब हम आखिरी टाइप का क्वेश्चन करने बैठेंगे तो इसी इंफॉर्मेशन से हम बहुत तेजी से अपने कैलकुलेशन को बना लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, अभी एक बार दिमाग में हम एक पिक्चर क्लियर करते जाएं। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि ईयर कैसे कैसे होते हैं, है ना। ईयर सीखने के बाद हम आ गए थे लीप ईयर पे, और हम अधिवर्ष पे, लीप वर्ष पर आ गए थे। फिर लीप वर्ष के बाद हम आ गए लीप वर्ष की गणना करने पर, और लीप वर्ष की गणना करने पर एक इकट्ठे ड्यूरेशन में और 2 डेट्स के बीच में कितने कितने लीप वर्ष होते हैं ये निकालना अभी हमने सीखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने जो अभी आपको पढ़ाया उसके बेस पर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ अभी,
बाकी जब हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे पूरा टॉपिक पूरा होने के बाद में, आई थिंक 3 दिन बाद हमारी एक प्रैक्टिस सेशन होगा जो मैं लाइव करूंगा, है ना, रिकॉर्डेड नहीं करूंगा, उसको मैं लाइव करूंगा और वहां हम इसकी प्रैक्टिस को देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में लिख रहा हूं, तो क्वेश्चन में लिख देता हूं कि भैया ऑड वन आउट निकालना है, निम्न में से विषम छांट लो, निम्न में से विषम छांट लो, विषम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट की बात कर रहे हैं, ऑड वन आउट, ये रीजनिंग में आता है क्वेश्चन, ऑड वन आउट कौन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट है। ठीक है, तो 2-3 सवाल करते हैं बेटा। पहला है 1864, दूसरा है 1890, तीसरा है 1900 और चौथा है 1913। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है ना, कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें से कौन एक अलग है वो हमको देखना होता है, और ईयर हमको दे रखे हैं, हमको वर्ष दे रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कैसे ऑड वन आउट छांटेंगे। तो भैया वर्ष में तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, तो जो 4 से कट जाए वो नॉर्मल ईयर, जो 4 से ना कटे वो लीप ईयर। तो आप देखो 64 4 से कट रहा है, 4 का डिविजिबिलिटी रूट क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4। अगर आखिरी की 2 संख्याएं 4 से कटती हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 64 4 से कट रहा है, 90 नहीं कट रहा है ना। ये हमारा 1900 कितना था, 1900, अच्छा ये सॉरी ये एक ऑप्शन गलत हो गया हमारा, है ना, 1903 था। ठीक है, 1903। तो 64 हमारा 4 से कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। 90 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 90 4 से नहीं कट रहा, तो बेटा ये 64 4 से कट रहा है, तो लीप ईयर हो गया ना, लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर हो गया, ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। ये नहीं कट रहा तो ये नॉर्मल ईयर है, 03 भी हमारा नॉर्मल ईयर है और 13 भी हमारा नॉर्मल ईयर है। तो इन 4 ऑप्शन में से केवल 1864 हमारा 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर हो गया। बाकी की सन जो है, बाकी के जो ईयर हैं वो 4 से नहीं कट रहे, इसका मतलब वो क्या हो गए, वो हमारे नॉर्मल ईयर हो गए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला है कि 2013 2013 और 2019 कितने 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 लीप वर्ष, लीप वर्ष ये हमारा 2013 और 2059 के बीच में कितने बता ऑप्शन में आपको सही क्या होगा आंसर। पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 12 और कौन सा राइट आंसर होगा ये हमको देखना। ठीक है, तो 2013 2000, अब देखो मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि भाई जब दो ड्यूरेशन के बीच में, दो ड्यूरेशन के बीच में हमको और लीप ईयर निकालना है, तो हम देखेंगे पहली ईयर तक कितने लीप ईयर हैं और आखिरी ईयर तक कितने लीप ईयर हैं, उनका अंतर निकालेंगे। तो 13 में 4 का भाग जाएगा तो 3 बार जाएगा, और 59 में 4 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 और 14 बार। कितनी बार जाएगा, 14 बार, 14 चौक 56 होता है। ठीक है, अब शुरुआत से 59 तक 14, शुरुआत से 13 तक 3। मैं क्या बोल रहा हूँ कि शुरुआत से 13 तक कितने हैं, 3, और शुरुआत से 59 तक कितने हैं, 14। लेकिन हमको 13 और 59 के बीच में निकालने हैं, तो 14 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, है ना। कितना आ जाएगा, 11। कुछ गलत हुआ क्या, है ना, ऑप्शन में कुछ गलती है, क्वेश्चन में कुछ गलती है। देखिए 13 में 4 का भाग जाएगा 3 बार, 4 3 12 परफेक्ट है, और 59 में 4 का भाग जाएगा आपका 14 बार।
ठीक है, तो आप देखो 14, 14 बार भाग जा रहा, 14 में से 13 11, तो ऑप्शन को हमको एक ऑप्शन हमें करेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 11 कर लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन कर दीजिए। 11 होना चाहिए था, मैंने बाई मिस्टेक, या ये 10 11 ऐसा कुछ होना चाहिए, 11 हमारा आंसर आएगा। इसका आंसर कितना होगा हमारा, 11। ठीक है, ठीक, चलिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ दो डेट्स के बीच में हमको कितना निकालना था, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे लेते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स डज 29 फेब कम्स इन 400 ईयर, यानी क्या हुआ, 400 वर्ष में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी। 400 वर्ष में, 400 वर्ष में कुल कितनी बार, कुल कितनी बार, कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी आएगी, ये आपको निकालना। तो 400 साल में कितनी बार 29 फरवरी आ रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो 400 वर्ष में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी, तो आप देखो 29 फरवरी जब भी आती है वो लीप ईयर होता है। 29 फरवरी जब भी आती है वो लीप ईयर होता है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 400 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे, 400 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे। और अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि भाई 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। पहले 100 साल में 24, दूसरे 100 साल में 24, तीसरे 100 साल में 24 और चौथे 100 साल में 25, है ना। तो कुल मिला के हमारा प्रश्न क्या बन गया कि 400 वर्ष में, 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं, यही तो पूछ रहा है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष होता ही वो है जहां 29 फरवरी आ जाए। तो इसका आंसर कितना है, 97। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि पहले 100 साल में 24, दूसरे 100 साल में भी 24, तीसरे 100 साल में भी 24 और चौथे 100 साल में 25। तो इन सबको जोड़ दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 97। ठीक, चलो। तो इसी तर्ज पर अभी हम इस पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका जवाब आप देना कि हाउ मेनी टाइम्स डज 29 डेट कम्स इन 400 ईयर। तो इसको क्या बोलेंगे कि 400 वर्ष में, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, है ना। 29 डेट जो है, 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी, कुल कितनी बार आएगी, कुल कितनी बार आएगी, कुल कितनी बार आएगी, ये आपको बताना है। तो 400 साल में 29 जो डेट है वो टोटल कितनी बार आ रही है। देखो आप ध्यान रखना, मैंने 29 फरवरी नहीं बोला, मैंने बोला है 29 तारीख। अब 29 तारीख तो हर महीने में आती है, फरवरी का एक महीना विवादास्पद है, बाकी 11 महीनों में तो 29 तारीख 100% आती है। ठीक है, अब 400 साल की बात है, तो देखो 11 महीनों में 29 तारीख आती है, तो एक साल में 11 बार 29 तारीख मिलना तो कन्फर्म है। तो 400 साल में कितनी बार, ये तो कन्फर्म हो गया भाई, एक साल में 11 बार कन्फर्म है। और 400 साल में कितना हो जाएगा, 11 इंटू 400। अब इसके बाद जितने लीप ईयर होंगे उतनी बार हमको 29 तारीख मिलेगी। अब 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, 97। तो 97 टाइम्स, इसके अलावा 97 टाइम्स हमको 29 फरवरी और मिलेगी। तो प्लस आप क्या कर दो, 97। बात समझे आप, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि किसी भी वर्ष को ले लेना आप, किसी भी वर्ष में 12 महीने होते हैं और फरवरी का डाउटफुल रहता है, बाकी के 11 महीनों में 29 तारीख 100% होती है। 30 31 कम ज्यादा चलता है, बट 29 तारीख तो होती है। तो एक वर्ष में कन्फर्म 11 बार 29 फरवरी 11 बार 29 तारीख मिलेगी, कन्फर्म 11 बार। एक साल में कन्फर्म 11 बार मिलेगी। तो 400 साल में कितनी बार, 400 इंटू 11, इतना तो कन्फर्म है। अब फरवरी के महीने को जिसको हमने छोड़ दिया, तो कुल मिला के 400 साल में कितने फरवरी के महीने ऐसे होंगे जिसमें 29 तारीख होगी। मतलब आप बात करो लीप ईयर की, तो 400 साल में लीप ईयर पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कितने होते हैं, 97। इसका मतलब शुरू 400 साल में
97, 97 टाइम्स ऐसा होगा कि 29 फरवरी हमको मिलेगी। तो बेटा कितना हो गया, ये 44 तो हो गया प्लस 97, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4497। मैंने इसके ऑप्शन आपको नहीं लिखे थे, तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं वो देखो। पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 100, और तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका नहीं, पहला ऑप्शन, अच्छा सॉरी, ऑप्शन में गलत लिख गया। जो एग्जाम के ऑप्शन है वही लिखना चाहता हूं मैं। 96, 97 और 4800, और डी हमारा 4497। तो 4497 हमने निकाल लिया। कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी। ठीक, तो साथियों आज हमने पढ़ा कि एक वर्ष कैसे कैसे होते हैं, सामान्य वर्ष, है ना। अब एक एक वीडियो में तो पूरी क्लास संभव नहीं है ये, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, और क्योंकि हमको बड़े आराम से पढ़ना है, इसलिए हमको समय के साथ इसको लेते रहना, आराम से पढ़ना पड़ेगा इसको, इस टॉपिक को समय देना पड़ेगा, तब जाके हम परफेक्शन की स्थिति में आ पाएंगे, है ना। तो जो यूट्यूब क्लास है वो परफेक्शन के लिए ही होती है। तो इस टॉपिक को अगर परफेक्शन रखना है तो आराम से आप 3-4 घंटे का वीडियो बनता है इसका, है ना। तो आज मैंने आपको जो छोटी छोटी बातें पढ़ाई उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद अगला जो इसका पार्ट है मैं वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वो क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ ईयर, सोलर ईयर, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। उसके बाद मैंने बताया था सामान्य वर्ष क्या होता है, अधिवर्ष क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। फिर सेंचुरी ईयर के बारे में आपको बताया था, और सेंचुरी ईयर के बाद में फिर मैं लीप ईयर को डिटेल डिस्कस करने लगा। लीप ईयर को मैंने डिटेल डिस्कस किया कि भाई लीप ईयर कौन कौन से होते हैं, है ना। नॉर्मल में 4 का भाग जाना चाहिए, सेंचुरी में 400 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने आपको लीप ईयर की गणना करना सिखाया था कि भाई अगर एक इकट्ठा टाइम दे दें, जैसे पहले 5 साल, पहले 10 साल, पहले 25 साल, पहले 100 साल, पहले 200 साल, 300, 400, इनमें कितने कितने लीप ईयर होंगे वो निकालना हमने सीखा। उसके बाद हमने दो डेट्स के बीच में हमने क्या सीखा कि इन दो डेट्स के बीच, और ये सीखने के बाद हमने ऊपर पेज आगे के वीडियोस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं और डेज के बारे में। अभी हमने और डेज पर बिल्कुल चर्चा की, और कैलेंडर बनने का जो रीजन है वो और डेज ही। अगर ये और डेज यानी विषम दिन नहीं होते तो कैलेंडर नहीं बनता, सारे कैलेंडर एक जैसे होते। तो क्या होंगे और डेज, क्या होते हैं और डेज, और ऑड डेज का कैलेंडर में क्या रोल है। सारे के सारे जो न्यूमेरिकल है कैलेंडर के 100% न्यूमेरिकल ऑड डेज पर ही डिपेंड होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑड डेज पर क्यों डिपेंड है, इन सब बातों को आपको जानना है, तो आपको मेरा अगला वीडियो देखना। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझेंगे। इसको आप आज रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट डे आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट डे आपको तीसरा वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैंने केवल आपको ईयर्स के बारे में बताया, केवल वर्ष के बारे में बताया, वर्ष कैसे कैसे होते हैं, लीप वर्ष क्या होता है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा ऑड डेज के बारे में, और हमारे 80% क्वेश्चन जो होते हैं कैलेंडर के वो ऑड डेज से ही बनते हैं। और उसके बाद जो तीसरा वीडियो मेरा बनेगा वो बनेगा इस सर्टेन डेट पे कौन सा डे होगा वो, प्लस इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते होंगे। इस प्रकार से मैं लगभग 3 वीडियोस में कोशिश करूंगा इस पूरे चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और आप इस वीडियो को पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और जब हमारे तीनों वीडियो हो जाएंगे उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, और वो प्रैक्टिस सेशन आपको 100% परफेक्ट, इतना परफेक्ट कि आप किसी में ये कैलेंडर पढ़ा भी सकेंगे, ऐसा आपको बना। ठीक, चलिए, तो चलते चलते कुछ बात मैंने अकेडमी के बारे में। तो भाई मैं अभय शर्मा MPPSC व्यापम प्लेटफॉर्म पर मैथ्स और रीजनिंग का एजुकेटर हूँ, और आपको इस समय रीजनिंग की क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो अनअकैडमी के देखो स्पेशल क्लास फीचर्स के बारे में आपको बता दूं, तो इसमें इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, पोल होता है,
है ना। और लाइव क्लास, लाइव चैट में भाग लें और अपने डाउट्स क्लियर करें। ऐसे ही नेवर में से क्लास में क्या होता है कि उसमें नोटिफिकेशन मिलते हैं और लेक्चर नोट्स में डाउनलोड कर सकते हैं आप लेक्चर को, नोट्स को, रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं, है ना। और एनी टाइम एनीवेयर हम अपनी क्लास को कहीं से भी लाइव भी देख सकते हैं या रिकॉर्डेड कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरी स्पेशल क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं। मेरी एक स्पेशल जो फ्री क्लास होती है वो रात को 9 से 10 तक होती है, मतलब 9:10 तक चालू होती है और 10:10 तक चलती है। इसमें हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देते हैं। तो आप अनअकैडमी के ऐप पर MPPSC व्यापक प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो वहाँ 9:10 से रात को 10:10 इसमें मेनली हम फोकस करते हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पर। चलिए, तो MPPSC की T20 एक फ्री टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट में हम लगाते हैं। हर सोमवार, बुधवार और फ्राइडे को रात को 8 बजे ये होती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस सेशन होता है टॉप एजुकेटर के द्वारा। चलिए, अब ये हमारा एक अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, MPPSC प्रीलिम 2021 मॉक टेस्ट फ्री टेस्ट होता है। इसमें टॉप 100 होल्डर रैंकर्स को हम लोग अनअकैडमी डिस्काउंट देता है। यदि आप रैंक 1 से 3 लाते हैं तो 50% का डिस्काउंट है और रैंक 4 से 100 लाते हैं तो 25%। अलग अलग डेट को ये एग्ज़ाम है। जैसे अभी आपका 26 दिसंबर को पेपर होगा सुबह 10 बजे और 26 दिसंबर को ही इसका एनालिसिस भी होगा। ठीक, अपकमिंग बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है। 8 महीने का एक फाउंडेशन बैच जो चालू हुआ है 8 दिसंबर से, चालू हुआ है 8 दिसंबर से, है ना। ये MPPSC प्रीलिम और मेंस 2022 को टारगेट करते हुए है। MP हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 के लिए एक असिस्टेंट ग्रेड 3 बैच कोर्स चालू हुआ है 6 दिसंबर से। चलिए, मैं अपनी प्लस क्लास के बारे में आपको बता दूं कि मैं हर रोज सुबह 7:30 बजे, हर रोज सुबह 7:30 से 9 बजे तक मेरा एक मैथ्स का बैच होता है प्लस स्टूडेंट के लिए, जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके लिए, 7:30 से 9 बजे तक, जिसमें हम अर्थमेटिक के टॉपिक्स को पढ़ते हैं बहुत ही तसल्ली से और डिटेल पढ़ते हैं। जल्दीबाजी का नहीं होता बैच, तसल्ली वाला बैच होता है। तो रोज सुबह 7:30 से 9 बजे, हाँ ना। और रात को 8 से 9 एक प्रैक्टिस बैच में लेता हूँ जिसमें हम लास्ट 2 और 3 ईयर में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो 7:30 से 9 बजे अर्थमेटिक स्पेशल बैच होता है और रात को 8 से 9 मेरा एक बैच होता है, वो होता है प्रैक्टिस बैच होता है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं भाई। अगर आप मेरा रेफरल कोड ABHA बाय एस लाइव इसको यूज करते हैं तो एडिशनल 10% को आपका डिस्काउंट मिलता है ना। एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलता है। क्या होता है? ABHAYSLIVE। तो इसको आप लगाओगे तो 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा और डिस्काउंट के बाद आपका जो कोर्स है वो आपका कोर्स 14,400 रुपये का हो जाएगा 2 साल का। 24 महीने का कोर्स 14,400 का हो जाएगा डिस्काउंट के बाद, 10% डिस्काउंट के बाद। और इसको अगर आप पर मंथ में कन्वर्ट करते हो तो मात्र 600 रुपये पर मंथ में MPPSC और व्यापम का कोई भी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी सभी विषयों को आप 600 रुपये पर मंथ में पढ़ सकते हैं। 2 साल के लिए 14,400 का सब्सक्रिप्शन है। जैसे जैसे हम समय को कम करेंगे सब्सक्रिप्शन की कीमत थोड़ी सी बढ़ती जाती है और कम से कम 2 साल का सब्सक्रिप्शन तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, तो इस अब जाते जाते आपको कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे आगे के वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि कैलेंडर एक छोटा टॉपिक नहीं, एक बड़ा चैप्टर है। उसका आज मैंने बेसिक पार्ट पढ़ा है, कल इसका
सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, तीसरा तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, और लास्ट में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, वो हमारा लाइव होगा, रिकॉर्डेड नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। नमस्कार।